अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम एज़ यू नो कि हमने अपना पहला लेक्चर चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है जिसका टाइटल है कौमी आमदनी। ठीक है। कल के लेक्चर में मैंने आपको कौमी आमदनी के तसव्वुरात बताए थे टू द पॉइंट। आज मैं उनकी थोड़ी सी डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके सामने पेश करूँगी। सो प्लीज़ बी अटेंटिव। लेक्चर को बहुत केयरफुली सुने। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट। खाम मुल्की खाम मुल्की पैदावार। ओके, खाम मुल्की पैदावार जैसा कि कल मैंने आपको बताया, इसमें अशिया और ख़िदमात की वो मिक़दार जो किसी मुल्क के लोग एक साल में अपने अंदरूनी ज़राए को इस्तेमाल करके पैदा करते हैं, वो क्या कहलाती है? खाम मुल्की पैदावार। ठीक है। अब इसमें ज़रा एक और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा दूँ। शायद आपने कभी पहले, इसमें आप क्या जाएगी, इसको कहते हैं इंग्लिश में GDP इज़ इक्वल टू C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। C से मुराद क्या है? सर्फ। ठीक है, यानी जो ये रोज़मर्रा के अखराजात भी हैं जो कि हम अपनी ज़रूरियात पे करते हैं, रोटी कपड़ा मकाम सॉर्ट ऑफ ये सब चीज़ें। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? सरमायाकारी। यानी आपकी जो आमदनी होती है या तो आप उसको खर्च कर लेते हो या आप क्या करते हो, उसको सेव करते हो। यानी आप अपने सेविंग पर्पज़ के लिए इसको क्या करते हो, किसी भी बैंक में रखवाते हो। बैंक उन लोगों को कर्जा देता है जो आगे कोई अपना कारोबार या बिज़नेस लॉन्च करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट से मुराद क्या है? सरमायाकारी। और ये गवर्नमेंट के अखराजात, सरकारी अखराजात। ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी आपकी जो GDP या खाम मुल्की पैदावार है उसमें क्या क्या आता है? आपका सर्फ, यानी उससे जो भी अमाउंट आप खर्च करेंगे उसकी अमाउंट जो बचत करेंगे वो सरमायाकारी में जाएगा। और गवर्नमेंट के अखराजात ये सब किस में जाते हैं? GDP में, यानी खाम मुल्की पैदावार। और एक्स का मतलब है आपकी बरामदात, और M माइनस दरामदात। आपको बरामदात और दरामदात का डिफरेंस तो पता ही होगा। बरामदात से मुराद वो सारी अशिया और ख़िदमात हैं जो कि आप दूसरे मुल्कों को देते हैं, जबकि दरामदात से मुराद है ये तमाम अशिया और ख़िदमात की वो मिकदार या कह लें जो आप दूसरे ममालिक से लेते हैं। एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यानी आपकी खाम मुल्की पैदावार में आपका ख़र्च, सरमायाकारी और गवर्नमेंट के अखराजात और दरामदात और बराम में से आपने बरामदात में से दरामदात माइनस करना है। जो भी अमाउंट आए वो नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी, क्योंकि आपकी अक्सर हो सकता है कि बरामदात की वैल्यू ज़्यादा हो सकता है दरामदात की ज़्यादा हो। ये नहीं हम कह सकते कि दरामदात ही ज़्यादा होंगी। ये डिपेंड करता है कि आपके मुल्क की सिचुएशन क्या है। कि अगर हम 10,000 का बरामद करते हैं और मंगवाते कितना है? 12,000 का, तो आपकी ये 2,000 क्या है? माइनस में आ रही है। यानी ये वैल्यू आपकी माइनस में भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आपकी दरामदात और बरामदात की वैल्यू है क्या। अगर आपकी दरामदात की वैल्यू कम होगी तो आपकी वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी। अगर दरामदात ज़्यादा होंगी तो आपकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। यानी कि कोई भी अमाउंट हो सकती है। ठीक है, क्लियर? हम कह सकते हैं, अगर इसको एक और पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिख दें कि ये आपकी होती है कि अगर आपने GDP में से या खाम मुल्की पैदावार में से इनडायरेक्ट टैक्सेस निकाल देने हैं और सब्सिडी ऐड कर देनी है, लेकिन इसको हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे। अब मैं मूव करूँगी दूसरे पॉइंट की तरफ जो कि है खाम कौमी
पैदावार GNP। हमने कल ही डिस्कस किया था कि GDP से मुराद होती है अंदरूनी ज़राए से हासिल होने वाली आमदनी और GNP से बैरूनी ज़राए। इससे क्या मुराद है? यानी कोई भी ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में सर्व कर रहा होता है तो उसकी आमदनी को हम ख़ाम मुल्की पैदावार में शामिल करेंगे, लेकिन वो ख़ाम कौमी पैदावार में शामिल नहीं होगी। अब इसमें भी देख लेते हैं कि क्या ख़ाम कौमी पैदावार को किस तरह से कैलकुलेट करना है। आपने पाकिस्तान की लेट सपोज करनी है तो सबसे पहले आ जाएगी ज़रूरी पैदावार। ज़रूरी पैदावार क्या होती है? मुझे उम्मीद है कि आप सबको बहुत अच्छी तरह पता है। ज़रूरी पैदावार में आपकी आ जाएगी गंदम, चावल, सब्जियां, दालें और फल। और सेकंड पॉइंट पे क्या है? सनती पैदावार। सनती पैदावार में आपकी अंडरस्टूड है फैक्ट्रीज से जो भी है, इंडस्ट्रियल सेक्टर से जो भी पैदावार है वो आ जाएगी। तीसरे नंबर पर आमदीन की खिदमात। ओके, आमलीन पैदाइश तो आप सबको बहुत अच्छी तरह पता होगा कि देर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि आमलीन पैदाइश कितने हैं? 4। ज़मीन, मेहनत, सरमाया, तंजीम। ठीक हो गया? इनसे सारी हासिल होने वाली आमदनी। अच्छा, अगर हम इसको आमलीन को एक दूसरी कैटेगरी में भी देखें तो हम कह सकते हैं कि आमलीन की खिदमत में आपके डॉक्टर्स की सैलरीज आ जाएंगी, टीचर्स की आ जाएंगी, वकील आ जाएगा, लॉयर्स आ जाएंगे और मजदूर तबका आ जाएगा। फिर चौथी कैटेगरी में आपकी बैंकर खिदमत सर अंजाम देने वाले फर्दर इदारे, यानी कि बैंकारी आ गई इसमें, रेलवे, PIA, वापडा और ये जो आपकी कम्युनिकेशन या मवासलात के ज़राए, इनसे हासिल होने वाली आमदनी। अब जब हम ख़ाम कौमी पैदावार को कैलकुलेट करते हैं, आप किसी भी मुल्क में जब ख़ाम कौमी पैदावार को कैलकुलेट करेंगे, आप कभी भी इस तरह से कैलकुलेट नहीं करेंगे कि एक मुल्क के अंदर 4 अनार, 10 अमरूद या इस तरह से पैदा हुए। आप किस तरह से करेंगे? आप इनकी हमेशा मार्केट वैल्यू लेते हो। यानी सेब कितने के हैं? 100 के सेब हैं। यानी आप मार्केट वैल्यू से हर चीज़ को आपने जब मेजर करना है तो उसकी मार्केट वैल्यू या ज़रूरी मालियत लेनी है। कभी भी आप इस तरह से इकोनॉमी को कैलकुलेट कर ही नहीं सकते हो कि इतने गंदम, इतने चावल पैदा हुए। आप डायरेक्टली क्या करेंगे कि सबकी मार्केट वैल्यू लेंगे कि प्राइस के लिहाज से। अगर आपने 10,000 की गंदम खरीदी, 20,000 का चावल, 10 जमा 20,000, यानी आप ये सब ऐड करके बता सकते हो कि पाकिस्तान की ख़ाम कौमी पैदावार इतनी है। कभी भी इस तरह से कैलकुलेशन नहीं की जा सकती कि 10 अनार, इतनी जूते, इतने कपड़े या टीचर्स की सैलरी इतनी। आपने जब कैलकुलेशन करनी है तो सबको एक कैटेगरी या एक पैमाने में मैयर करना है। अब जैसे बास चीज़ें मैयर होती हैं लीटर में, कोई किलोमीटर में, कोई ग्राम्स में, लेकिन आपकी ख़ाम कौमी पैदावार को जब आपने मैयर करना है तो इसको बाज़ारी कीमत यानी पैसे की सूरत में करना है। ठीक हो गया? अब चौथा पॉइंट मैं आपको बता रही थी, इसमें आ जाएगी बैंकारी। और क्या आ सकता है? PIA, रेलवे, वापडा। ठीक है, यानी इन सब की आप मार्केट वैल्यू लेंगे तो आपकी ये क्या बन जाएगी? ख़ाम कौमी पैदावार। और ख़ाम कौमी पैदावार में आप ज़ाहिर बात है, अगर कोई गैर मुल्की शहरी पाकिस्तान के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा है तो उसको हम ख़ाम कौमी पैदावार में शामिल करेंगे, जबकि वो ख़ाम मुल्की पैदावार में नहीं होगा, क्योंकि मुल्की पैदावार में सिर्फ बाउंड्रीज़ के अंदर। थोड़ा सा ऐसी डिफरेंस आपको समझाने के लिए, ये अंदरूनी ज़राए से यहाँ पे होगी GDP। अगर बैरूनी ज़राए से भी आमदनी हासिल आ रही है तो वो क्या आ गई? GNP। GDP क्या है? मुल्की पैदावार। और ये क्या है? कौमी पैदावार। ये इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि GDP ज़्यादा होती है या GNP ज़्यादा होती है। इसका भी एक फार्मूला है प्रॉपर, तो वो भी मैं आपको आज बता देती हूँ। वो क्या है कि ख़ाम कौमी पैदावार बराबर होती है ख़ाम मुल्की पैदावार के
प्लस बैरून ममालिक से भेजी गई आमदनी हुई रकम। अब ये डिपेंड करता है कि ये रकम पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे कि दरामदात और बरामदात वाले केस भी मैंने आपको ये बात समझाई, और ये नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों पॉइंट्स हो सकते हैं। यानी खाम मुल्की पैदावार खाम कौमी पैदावार के बराबर भी हो सकती है। अगर बरूनी ममालिक से कोई आमदनी नहीं आएगी तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर। हो सकता है कि खाम मुल्की पैदावार खाम कौमी पैदावार से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी। ये डिपेंड करता है कि आपकी बरूनी ममालिक से जो आमदनी है वो कितनी है, वो पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यही अमाउंट ज़्यादा आएगी। तो ये दूसरा पॉइंट है जो मैंने आपको काफ़ी डिटेल से क्लियर कर दिया। तीसरा है खालिस कौमी पैदावार। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं। नंबर 3, खालिस कौमी पैदावार ये क्या होती है, यानी NNP। खालिस कौमी पैदावार होती है बराबर, अगर आप खाम कौमी पैदावार में से फरसुदगी के अखराजात को निकाल दें तो आपके पास बाकी बचेगी खालिस कौमी पैदावार। फरसुदगी के अखराजात जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है, ये होते हैं कि आपने लेट सपोज आपने अपने घर में वॉशिंग मशीन ख़रीदी है। जैसे ही आपकी मशीनरी पुरानी होती है तो उसकी मुरम्मत पे आपको अखराजात आते हैं। आप क्या करेंगे, हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट निकाल दें ताकि जब आपकी मशीनरी रिटायर हो कम से कम आपके पास इतना अमाउंट हो कि आप नए सिरे से मशीनरी को परचेज़ कर सको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं चौथा पॉइंट, कौमी आमदनी। अब कौमी आमदनी क्या होती है, हमने पढ़े थे 4 आमलीन पैदाइश, कौन से थे, ज़मीन, मेहनत, सरमाया और तंजीम। ठीक है, ज़मीन का मुआवजा क्या होता है, लगान, मेहनत की उजरत, सरमाए का सूद और तंजीम का क्या है, मुनाफा। ठीक है, यानी इन चारों आमदनी पैदाइश के मुआवज़ों को जब हम जमा कर लेंगे तो क्या हासिल होगा, कौमी आमदनी। ठीक है, या आप कह सकते हो कि कौमी आमदनी बराबर होती है, किसके बराबर होगी, खालिस कौमी पैदावार माइनस बिलवास्ता टैक्स प्लस आने। अब मेरा ख्याल है कि आपको बिलवास्ता टैक्स का नहीं पता होगा, ना ही आप आने लफ्ज़ से इतना फेमिलियर होंगे, तो थोड़ा सा मैं इस पॉइंट को क्लियर कर देती हूँ। गवर्नमेंट आप पे टैक्स लगाती है, एक तो टैक्स होता है जो सीधा आपकी इनकम में से डिडक्ट हो जाता है कि आपकी आमदनी लेट्स सपोज 40,000 है, उसमें से 2,000 गवर्नमेंट आपको टैक्स लगाती है, वो आपका क्या होगा, बराह रास्त टैक्स। बिलवास्ता टैक्स क्या होता है, कभी आपने नोटिस किया है जब आप मार्केट्स में कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं, चल एक शैम्पू की बोतल ही उठा के देख ली, उसमें लिखा होता है कीमत प्लस GST। क्या लिखा होता है, प्राइस प्लस GST। ठीक है, ये जो टैक्स है ना, ये क्या होता है, बिलवास्ता टैक्स, जो कि हुकूमत डायरेक्ट आपसे नहीं लेती। ये तो इस टैक्स का बर्डन तो डेफिनेटली उन्हीं लोगों पे पड़ता है जो कि किसी भी चीज़ को जाके परचेज़ करते हैं, जबकि बराह रास्त टैक्स और बिलवास्ता टैक्स में मेजर डिफरेंस वो यही है कि आपका जो बराह रास्त टैक्स है ये जिस पर्सन पे लगाया जाता है वही उसको पे करता है, लेकिन बिलवास्ता टैक्स इनफैक्ट
फैक्ट्री वाले मालिकान पे लगाए जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इसको कीमत में इंक्लूड करके इसका बर्डन सारिफ के ऊपर डाल देते हैं। यानी जो कोई शैम्पू ख़रीदेगा वो ही टैक्स पे करेगा ना, नहीं ख़रीदोगे तो नहीं करोगे। यानी बिलवास्ता टैक्स ये होता है कि जो आपसे डायरेक्टली तो नहीं लिया जाता, लेकिन इनडायरेक्टली ये टैक्स अशिया की कीमतों में ही मर्ज करके आपसे वसूल किया जाता है। आप हर चीज़, आप अपने घर में जितनी भी ग्रॉसरी परचेज़ करते हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपकी हर चीज़ के ऊपर टैक्स होता है। इवन के दालें क्या, लास्ट ईयर से मैंने ये भी चीज़ ऑब्ज़र्व की है, इवन आप जो कपड़े ख़रीद रहे हो उसके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कौमी आमदनी क्या होती है, खालिस कौमी पैदावार में से अगर आपने बिलवास्ता टैक्स निकाल दिया। और आने क्या होते हैं, यानी अगर पाकिस्तान में बिजली पैदा हो रही है 30 रुपये पर यूनिट, लेट सपोज, लेकिन आपको मिल रही है 25 की, यानी गवर्नमेंट आपसे 30 का यूनिट नहीं आपको दे रही, बल्कि कितने का दे रही, 25। यानी गवर्नमेंट एक यूनिट के ऊपर आपको कितनी सब्सिडी दे रही है, 5 रुपये की। और उसी सब्सिडी को क्या कहते हैं, आने, यही है, ये क्या है, सब्सिडी। हो सकता है कि आप इस लफ्ज़ से वाकिफ़ हों, ये टैक्स हो गया। ठीक है, टैक्स डेफिनेटली हमें हार्म करता है, नुकसान ही देता है। सब्सिडी क्या होता है, मंथली टैक्स भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि ये उलट होता है। टैक्सेस में आपके अकाउंट से रकम निकल जाती है, जबकि सब्सिडी से ऐड होती है। ठीक है, क्लियर। अब हम बात करते हैं शख्सी आमदनी की। शख्सी आमदनी में क्या क्या आएगा, कल वैसे तो हमने पढ़ा था, लेकिन आज मैं इसको फर्दर डिटेल में आपको समझा देती हूँ। पहला क्या होगा, सरमाए की कंपनियों के मुनाफे जो कि अभी आपने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं। दूसरा क्या है, मुनाफा टैक्स, यानी आपने कोई कारोबार किया, उसमें जो मुनाफा होगा गवर्नमेंट आपसे क्या करेगी, टैक्स लेगी। तीसरा क्या है, समाजी कटौतियाँ, यानी जब आप जॉब कर रहे होते हो, आपकी सैलरी के अंदर से ही एक अमाउंट आपके से डिडक्ट किया जाता है, जो कि आपको आपके रिटायरमेंट के मौके पे क्या किया जाता है, वापस कर दिया जाता है। ठीक है, और चौथा क्या है, इंतकाली अदायगियाँ। अब देख लेते हैं कि शख्सी आमदनी में से कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। शख्सी आमदनी में आपकी आ जाएंगी, यानी आपकी समाजी जो कटौतियाँ हैं वो नहीं शामिल होंगी, आपके मुनाफा टैक्स भी नहीं शामिल होंगे, और सरमाए की कंपनियों के जो मुनाफे आपने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं चारों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, वो भी नहीं, वो आपकी शख्सी आमदनी में शामिल नहीं होगी। लेकिन आपकी इंतकाली अदायगियाँ आपकी शख्सी आमदनी में शामिल होगी। अब इंतकाली अदायगियाँ क्या होती हैं, इंतकाली इंतकाली अदायगियों से मुराद ये वो अदायगियाँ हैं जो कि आपको विद आउट एनी सर्विसेज, आपको ये, या आपने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, लेकिन ये आपको अमाउंट मिलती है। ये फॉर लेट सपोज आपको कोई स्कॉलरशिप मिल गया, या आपको किसी ने कोई अमाउंट गिफ्ट कर दी, या फिर क्या होगी, इंतकाली अदायगियाँ। ये आपकी शख्सी आमदनी में तो आ जाएगी, लेकिन कौमी आमदनी में शुमार नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही ये ऑलरेडी शामिल हो चुकी थी, दोबारा से इसको शामिल नहीं किया जाता। और काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी, लास्ट पॉइंट। काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी होती है आपकी शख्सी आमदनी में से बराह रास्त टैक्स निकाल दें। बराह रास्त टैक्स वो होते हैं जो कि डायरेक्टली आपकी आमदनी पे लगाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।